नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 18वीं सदी के बंगाल में। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और समाज और अर्थव्यवस्था मतलब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। और इसी दौर में छिपा है एक बड़ा ही दिलचस्प रहस्य जिसकी हम आज पड़ताल करेंगे। तो देखिए, उस जमाने में बंगाल के जो बड़े बड़े जमींदार थे, जैसे बर्दवान के राजा, वो बहुत ही ज्यादा अमीर और ताकतवर होते थे। उनके ये आलीशान महल उनकी शानो शौकत की गवाही देते थे। कह सकते हैं कि वो ग्रामीण बंगाल के बेताज बादशाह थे। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, इतना शक्तिशाली राजा अपनी ही जमीन की नीलामी क्यों करवाएगा और फिर उसे ही चुपके से वापस क्यों खरीद लेगा? है ना अजीब बात। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1797 में हुई एक बड़ी ही अजीब नीलामी से। हुआ ये कि इस साल बर्दवान के राजा की कई जमीनें नीलाम हो रही थीं। क्यों? क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो फिक्स्ड रेवेन्यू देना था वो चुका नहीं पाए थे। तो नीलामी हुई, बहुत से लोग आए, बोलियां भी लगीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। जब जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर खरीदार तो खुद राजा के ही नौकर और एजेंट्स थे। मतलब 95% से भी ज्यादा बिक्री पूरी तरह से फर्जी थी। कहने को तो राजा ने अपनी जमीन खो दी, पर असल में कंट्रोल अभी भी उसी के हाथ में था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? एक राजा को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर कंपनी के एक बड़े प्लान को देखना होगा। ये हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस, उस वक्त के गवर्नर जनरल, और इनके दिमाग में बंगाल को लेकर एक बहुत बड़ी योजना चल रही थी। एक ऐसी पॉलिसी जो बंगाल के ग्रामीण समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। तो 1793 में कंपनी ने लागू किया स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, कंपनी के लिए एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम का जुगाड़ करना। इस सिस्टम में जमींदारों को हमेशा के लिए एक तय रकम कंपनी को चुकानी होती थी। कंपनी को लगा कि भाई इससे जमींदार खेतीबाड़ी में इन्वेस्ट करेंगे और हमारे वफादार भी बने रहेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। अगर कोई जमींदार पैसा चुकाने में फेल हुआ तो उसकी पूरी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। लेकिन ये जो कंपनी का ग्रैंड प्लान था ना, ये उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा था। असल में इस नई व्यवस्था ने पुराने पारंपरिक जमींदारों पर जबरदस्त दबाव बना दिया था। और ये दबाव कितना था, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए, 75%। स्थायी बंदोबस्त के बाद बंगाल की लगभग 75% जमींदारियां एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई। मतलब सोचिए, 3/4 जमींदार अपनी जमीनें खो बैठे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो आखिर इतने साले जमींदार फेल क्यों हो रहे थे? असल में उनके लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी हालत बन गई थी। पहली बात, कंपनी ने रेवेन्यू की मांग बहुत ज्यादा रखी थी, हद से ज्यादा। दूसरी मुश्किल ये थी कि 1790 के दशक में खेती की उपज के दाम अचानक बहुत गिर गए। अब किसान लगान कैसे चुकाते? और ऊपर से था सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त कानून। मतलब एक तय तारीख को सूरज ढलने से पहले पैसा जमा कराना ही है, चाहे फसल अच्छी हुई हो या नहीं। और तो और कंपनी ने जमींदारों से उनकी लोकल पुलिस और अदालत चलाने की ताकत भी छीन ली थी। अब बिना ताकत के वो लगान वसूलते भी तो कैसे? तो एक तरफ जहां जमींदार कमजोर पड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांव के अंदर ही एक नया और ताकतवर ग्रुप उभर रहा था। और ये थे जोतदार, मतलब अमीर किसान। अब फर्क समझिए, जमींदार तो अक्सर शहरों में रहते थे, लेकिन ये जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब किसानों पर इनका सीधा कंट्रोल था। यही नहीं, गांव का लोकल व्यापार और सूद पर पैसा देना, सब कुछ इनके हाथ में था। तो नतीजा क्या हुआ? जमींदार लगान के लिए संघर्ष कर रहे थे और जोतदार नीलामी में उन्हीं की जमीनें खरीदकर और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे थे। उस दौर के एक सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था। उन्होंने कहा कि ये जोतदार बड़े अड़ियल किस्म के हैं और ये जानबूझकर जमींदारों को परेशान करते हैं। वो खुद तो लगान देने में देरी करते ही थे, साथ में दूसरे किसानों को भी भड़काते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अब जमींदारों की ताकत पहले जैसी नहीं रही। तो चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी इन जमींदारों ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी। उन्होंने भी पलटकर जवाब दिया। तो चलिए अब वापस अपनी उस पहेली पर आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने बचने के लिए क्या-क्या चालाकियां की। और यहीं पर सामने आती है उनकी सबसे बड़ी चाल, फर्जी बिक्री। समझिए ये कैसे काम करती थी। स्टेप 1, जमींदार जानबूझकर रेवेन्यू नहीं चुकाते थे ताकि उनकी जमीन नीलाम हो।
स्टेप 2, जब नीलामी होती तो जमींदार के अपने ही एजेंट बोली लगाते और बाकी सबसे ऊंची बोली लगाकर जमीन अपने नाम कर लेते। स्टेप 3, इसके बाद ये एजेंट खरीद का पैसा जमा करने से ही मना कर देते। अब सरकार को दोबारा नीलामी करनी पड़ती थी। ये खेल बार बार दोहराया जाता जब तक कि सरकार और दूसरे असली खरीदार थककर हार नहीं मान लेते और आखिर में जमींदार खुद ही बहुत कम दाम पर अपनी जमीन वापस खरीद लेता था। कमाल की तरकीब थी। और उनकी ये लड़ाई सिर्फ कागजों और नीलामी तक ही सीमित नहीं थी। अगर मान लीजिए कोई बाहरी आदमी हिम्मत करके नीलामी में जमीन खरीद भी लेता तो जमींदार के वफादार लठैत यानी लाठी डंडों वाले लोग उसे जमीन पर कब्जा ही नहीं करने देते थे। यहाँ तक कि गांव के आम किसान भी अक्सर अपने पुराने जमींदार का ही साथ देते थे। तो अब सवाल ये है कि हमें ये सारी अंदर की बातें पता कैसे चलीं? और ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास के सरकारी दस्तावेजों पर आंख बंद करके भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए। इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है फिफ्थ रिपोर्ट। ये 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई 1000 से भी ज्यादा पन्नों की एक जबरदस्त रिपोर्ट थी, जिसका मकसद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज की धज्जियां उड़ाना था। इस रिपोर्ट ने जमींदारों की हालत को बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिखाया, जैसे कि ये जमींदार तो बस गरीबी और बर्बादी की कगार पर खड़े हैं और इनकी जमीनें लगातार बिकती जा रही हैं। लेकिन रुकिए, आज के हिस्टोरियंस का मानना है कि इस रिपोर्ट की हर बात को सच नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट लिखी ही गई थी कंपनी की बुराई करने के लिए। इसलिए इसने जमींदारों के पतन को तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन उनकी इन चालाक सर्वाइवल टैक्टिक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, ये बात सच है कि जमींदार अपनी जमीनें बचाने के लिए कुछ वक्त तक तो कामयाब रहे, लेकिन आखिरकार उनका दौर खत्म हो ही गया। आज इन महलों के खंडहर उस गुजरे हुए जमाने की एक खामोश कहानी कहते हैं। भले ही उस दौर का अंत ठीक वैसा ना हुआ हो जैसा सरकारी रिपोर्टों में लिखा गया था। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतिहास अक्सर वो लोग लिखते हैं जिनके पास ताकत होती है, तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी कोई सरकारी दस्तावेज या ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखा जाता है तो उसमें से कौन सी कहानियां, कौन सी तरकीबें और किन लोगों की आवाज़ें हमेशा के लिए गायब कर दी जाती हैं।